So in the last class we have covered the topic chapter 2 और आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 जो है ये कहलाता है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारे इस नए चैप्टर का नाम है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस चैप्टर 5 आपका मैं शुरू कर रहा हूँ। इट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। आपने इसके बारे में थोड़ा पहले भी पढ़ाया है। अगर आपको याद हो क्लास 9 में भी चैप्टर 10 जो कि इसका नाम था एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके साथ ही हम डेफिनेशन शुरू करते हैं थर्मो केमिकल रिएक्शंस की। Those chemical reaction which proceed जो प्रोसीड होते हैं बाय रिलीजिंग और absorbing energy from surroundings are called thermochemical reactions। यानी कि वो रिएक्शंस जो कि कंप्लीट हो या तो हीट एब्जॉर्ब करके या हीट रिलीज करके टू द सराउंडिंग, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। अब थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की दो टाइप्स हैं। नंबर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये डेफिनेशन आपने क्लास 9 में भी पढ़ी थी। एंडो को समझाते हैं कि एंडो मतलब है एंटर और थर्म का मतलब है हीट, यानी कि हीट एंटर हो तो इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है दोज केमिकल रिएक्शन विच अकम्पेन्ड, यानी कि पूरे होते हैं बाय absorbing heat from surroundings। यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जो सराउंडिंग से हीट लेके प्रोसीड हो, ऐसे केमिकल रिएक्शन को आप कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन में हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास डेली लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, क्योंकि मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको केमिकल एग्जांपल पे भी लेके जाऊंगा। डेली लाइफ एग्जांपल में अगर मैं कहूं एंडोथर्मिक रिएक्शन तो कुकिंग ऑफ फूड है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक कुकिंग ऑफ फूड की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यानी कि हमारे पास अगर मैं
कि कुकिंग यूटेंसिल के अंदर खाना जो है बने। तो अब जब हम इस खाने को तैयार करेंगे तो हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है। ये फायर जो है ना, फायर, ये फायर हो गई क्या, सराउंडिंग। ठीक है, इसी तरह से अब ये फूड बन रहा है तो ये फूड क्या हो गया, सिस्टम। फूड जो बन रहा है वो क्या हो गया, सिस्टम। तो अगर हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जाए यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं, क्योंकि हीट एंटर हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसी तरह से हीट एब्जॉर्ब होगी तो खाना तैयार होगा। आप खाने की पकाने की आप तमाम इंग्रेडिएंट्स को चूल्हे पे रख दें, लेकिन अगर आप चूल्हा नहीं जलाएंगे तो खाना तैयार नहीं होगा। यानी कि कुकिंग प्रोसेस के लिए हमें उसको हीट देना पड़ती है, और जब हीट देते हैं तो हमारे पास वो फूड रेडी हो जाता है आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट। तो कुकिंग ऑफ फूड एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल के बाद कोई केमिकल एग्जांपल दूं तो हमारे पास आ जाएगी कार्बन और सल्फर का रिएक्शन करा दें। आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइसल्फाइड। तो क्या हुआ, ये कार्बन और सल्फर का जब रिएक्शन हुआ थी तो हीट प्रोवाइड करने से कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का मतलब एग्जिट, थर्म का मतलब हीट, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट हो रही हो। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। तो हम लिख सकते हैं दोज केमिकल reactions which accompanied यानी कि पूरे होते हैं by releasing heat to surrounding। तो ऐसे रिएक्शन को आप कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड। अब लकड़ियां जलाने का जो अमल है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जब लकड़ियां जलती हैं तो हीट सराउंडिंग में जाती है। सर्दियों के मौसम में, जैसे आजकल के दौर में, आजकल के मौसम में लोग जो कि बाहर होते हैं, ख़ास तौर पे जैसे ये चौकीदार वगैरह होते हैं, तो वो लकड़ियाँ जलाते हैं ताकि वो अपनी आप को गर्म रख सकें सर्दी के मौसम में। तो जब वो लकड़ियाँ जलाते हैं तो वो लकड़ी की सराउंडिंग में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से लकड़ी जो है जब जलती है तो हीट सराउंडिंग में जाती है, और हीट सराउंडिंग में जाती है तो एक तरह का ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि अगर जैसे लकड़ियाँ जल रही हैं, एक रफी डायग्राम ही बनाऊंगा भाई। तो ये फायर है। अब फायर जो है वो आपका सिस्टम हो जाएगा।
ठीक है। और इसके सराउंडिंग में जो लोग होंगे, यानी कि सराउंडिंग जो लोग हैं इसके, पीपल आर सराउंडिंग, यानी कि इसके सराउंडिंग में जो लोग खड़े हुए हैं वो सराउंडिंग काउंट किए जाएंगे। तो हीट जो है वो इस सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है, सराउंडिंग सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है। तो जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ फैले तो हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन विच अकम्पेन्ड बाय रिलीजिंग हीट टू द सराउंडिंग। तो हमारे सामने क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बर्निंग ऑफ वुड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट सराउंडिंग में फैल जाती है, तो इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हैं। ये तो हो गया आपके पास एक जनरल लाइफ, डेली लाइफ एग्जाम्पल। और अगर मैं आपको एक केमिकल एग्जाम्पल दूं तो मीथेन की बर्निंग, चूल्हे में गैस जो आती है उसको मीथेन कहते हैं, CH4, और उसकी बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की बर्निंग होगी तो बनेगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो बन गई है केमिकल इक्वेशन। और साथ साथ इसमें इस रिएक्शन के अंदर हीट भी रिलीज होती है, क्योंकि हम चूल्हे पे जब गैस जलाते हैं तभी हम खाना पकाते हैं, तो जो हीट रिलीज हो रही है उसके बेस पर खाना बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान से बात को सुनिए, क्योंकि मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी नॉलेज जो है उसको, आपके कॉन्सेप्ट को जो है पक्का करने के लिए मैं ये सवाल करूँगा। जैसे कि मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि आपने पढ़ा अभी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। अब कुकिंग ऑफ फूड अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि हम उसको हीट देते हैं तो खाना तैयार होता है। इसी तरह से अगर हम जब खाना को पकाते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जब हम चूल्हा बंद कर देंगे खाना तैयार हो चुका है। अब आप जैसे ही ढक्कन खोलेंगे तो हीट बाहर निकलेगी। और अगर आप ये पीछे अभी ये पढ़ चुके हैं कि जब हीट बाहर निकले तो हम उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो खाना शुरू में जब पक रहा था तो एंडोथर्मिक था, लेकिन जब खाना तैयार हो गया और आपने चूल्हा बंद कर दिया और जैसे ही आपने ढक्कन खोला तो हीट बाहर निकलने लगी, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन गया। यानी कि शुरू में एंडोथर्मिक था और बाद में एक्सोथर्मिक हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, मतलब ओवरऑल का मतलब ये है कि क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कुकिंग ऑफ फूड एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, या कुकिंग ऑफ फूड एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? क्या होना चाहिए? चैट में आंसर करें। कुकिंग ऑफ फूड क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? कुकिंग ऑफ फूड एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक लिखा। लेकिन सवाल अपनी जगह पे है कि आखिर में हीट रिलीज हो रही है, आखिर में हीट रिलीज हो रही है। जब आपने चूल्हा बंद कर दिया तो आपने एंडोथर्मिक प्रोसेस को रोक दिया, क्योंकि अभी आप हीट नहीं दे रहे, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट नहीं जा रही। लेकिन अब जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे तो हीट बाहर निकलेगी। ये जो हीट बाहर निकल रही है, ये हीट बाहर निकलने का मकसद है कि हीट सराउंडिंग में जा रही है, तो ये सीधी सी बात है और ये वाकई में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो कुकिंग ऑफ फूड क्या दोनों ही टाइप की रिएक्शन है, यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? पहले हीट एब्जॉर्ब होती है फिर हीट रिलीज होती है? नहीं, बोथ नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, हमें ये देखना होगा कि इफ हीट एब्जॉर्ब is greater than heat release, then it is an endothermic process। यानी कि अगर हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा है हीट रिलीज कम है, जैसे कुकिंग ऑफ फूड जब है
तो कुकिंग ऑफ फूड के एग्जाम्पल में आप बहुत ज़्यादा क्लियरली इस बात को समझ सकते हैं कि खाना बनते वक्त जो हीट एब्जॉर्ब होती है डेफिनेटली वो ज़्यादा होती है, और खाना तैयार होने के बाद जब आप उसको ढक्कन खोलते हैं तो जो हीट रिलीज होती है वो ज़रूर कम होगी। जो खाना बनने में 1 घंटा इससे ऊपर ही लग जाता है, यानी कि कंटिन्यूअसली आप हीट देते रहते हैं तो 1 घंटे से ऊपर कम से कम खाना बनने में ले जाता टाइम। लेकिन जब तैयार हो जाए उसको अगर आप ढक्कन खोला छोड़ दें तो हार्डली 15-20 मिनट के अंदर खाना ठंडा हो जाएगा, अगर आपका ढक्कन खुला छोड़ दें। यानी कि हीट जो रिलीज़ हो रही है वो कम रिलीज़ हो रही है और हीट एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा हुई है। तो आपने ये देखना है कि हीट एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा है या हीट रिलीज़ ज़्यादा है। तो इन कुकिंग ऑफ फूड हीट एब्ज़ॉर्ब इज़ ग्रेटर देन हीट रिलीज़। तो इसलिए इस ओवरऑल रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? इस ओवरऑल प्रोसेस को आप कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं बर्निंग ऑफ वुड की बात करूँ, इसी तरह से ओके, तो इसी तरह से वो प्रोसेस जिसमें वो प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज कम ज़्यादा है और हीट एब्जॉर्ब कम है, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड की एग्जांपल है, ठीक है? अब बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ियाँ जलाने के जो प्रोसेस है, इस लकड़ी जलाने के प्रोसेस के अंदर हीट जो है वो जब आप जब लकड़ियाँ जलाएंगे तो डेफिनेटली आप हीट देंगे सिस्टम में। जैसे ही आप लकड़ियाँ जलाना शुरू करेंगे तो लकड़ियों को हीट जैसे ही जब मिलना शुरू होगी, ही लकड़ियाँ जलना शुरू हो जाएंगी, यानी कि आप हीट दे रहे हैं। जब आप लकड़ियाँ जलाएँगे आप उसको मा आग लगाने के लिए आप उसको माचिस जलाएँगे, तो आप हीट दे रहे हैं। तो जब आप हीट दे रहे हैं, तो यानी कि वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, क्योंकि लकड़ियाँ जलाने के लिए पहले आपने हीट देनी है। तो हीट दे रहे हैं यानी कि आग लगा रहे हैं, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। फिर उसके बाद लकड़ियाँ जलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही लकड़ियाँ जलना शुरू हो जाती हैं तो फिर हीट सराउंडिंग में आने लग जाती है और लोग उससे अपने आप को गर्म कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है, अब इसमें बताओ क्या हो सकता है? क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है? क्योंकि आपने लकड़ियाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ जब जलाएँगे तो पहले तो आपको हीट देनी है, आग उसको देनी है। उसके बाद वो लकड़ियाँ जलेंगी तो आपको हीट सराउंडिंग में देंगी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होना चाहिए? एंडोथर्मिक या एक्ज़ोथर्मिक? एक्ज़ोथर्मिक, वेरी गुड। क्यों एक्ज़ोथर्मिक होगा? इसका जवाब दें। एक्ज़ोथर्मिक क्यों होगा? क्योंकि एक्ज़ोथर्मिक क्यों होगा? जी, वेरी गुड। बिकॉज़ इसको हम कहेंगे कि इफ हीट एब्ज़ॉर्ब is smaller than heat release, यानी कि हीट रिलीज ज़्यादा है, हीट एब्जॉर्ब स्मॉलर है। यस, लेकिन सवाल ये है कि ज़्यादा क्या है? तो आप ये बताएंगे कि अगर हीट एब्जॉर्ब स्मॉलर है और हीट रिलीज ग्रेटर है, हीट रिलीज इज ग्रेटर, it will called exothermic, exothermic process। ठीक है स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया? ओके। अब कुछ आ जाते हैं और चीज़ों पे, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स टर्म आती हैं। थर्मोडायनेमिक टर्म्स में हमारे पास क्या क्या टर्म्स आती हैं? सबसे पहले हमारे पास जो है थर्मोडायनेमिक्स टर्म में जो है सिस्टम,
सिस्टम की डेफिनेशन बनती है एनी रियल और imaginary portion of universe which is under consideration and observation is called सिस्टम। ये तो डेफिनेशन होगी सिस्टम की। देखो बेटा, सिस्टम वो चीज़ है जो आपकी ऑब्जर्वेशन में है। जैसे कि तुम पानी बॉयल कर रहे हो, तुमने उसमें थर्मोमीटर लगा के रखा हुआ है ताकि तुम देख सको कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको पता है, लेकिन आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, उसके ज़रिए आपने खुद चेक करना है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप अगर चेक कर रहे हैं तो वो आप उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका सिस्टम। यानी कि जो चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन में आ रही है वो सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब पानी बॉयल कर रहे हैं तो वो जो पानी बॉयल हो रहा है वो सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अब सिस्टम आपके पास तीन तरह के होते हैं। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम की एग्जांपल यानी कि हॉट वाटर इन ग्लास। ठीक है, अब हॉट वाटर इन ग्लास एक ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, एक ओपन सिस्टम वो है जब गर्म पानी ग्लास में आपने रखा हुआ है। ठीक है, अब जब गर्म पानी आपने इस ग्लास में रखा हुआ है तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ से हीट स्टीम बाहर निकलेगी। तो अब जब ये स्टीम बाहर निकलेगी तो इस पानी का जो की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर सराउंडिंग में दो चीज़ें ट्रांसफ़र हो, क्या, एक हीट और दूसरा मास। हीट कैसे? देखो, पानी गर्म है, सराउंडिंग में हीट जा रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टीम भी जा रही है। स्टीम यानी कि पानी गैस बन के निकल रहा है। ठीक है, आपके पास स्टीम भी बाहर निकल रही है। स्टीम यानी कि पानी गैस बन के निकल रहा है। तो स्टीम का मतलब है कि मास निकल रहा है, और इस हीट का मतलब है कि आपके पास हीट एनर्जी भी साथ ट्रांसफर हो रही है। तो जब हीट एनर्जी और मास, यानी कि कह सकता हूँ मैं कि एनर्जी और मास दोनों सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएं, वो सिस्टम जिसमें आपके पास वो सिस्टम जिसके अंदर आपके पास हीट और मास दोनों ट्रांसफर हो रहे हो सराउंडिंग में, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लोज सिस्टम पे। हॉट वाटर इन क्लोज बॉटल, यानी कि अगर आपके पास एक क्लोज बॉटल है, लेकिन ये बॉटल जो है इसमें पानी जो है वो हॉट है, हॉट वाटर। तो अब बॉटल जो है आपके पास क्लोज है, बंद है। तो क्या होगा कि इस दफ़ा पानी स्टीम बन के बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन हीट जो है
हीट जो है वो सराउंडिंग में जाएगी, यानी कि एनर्जी जाएगी। तो जब सिस्टम से सराउंडिंग में क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लॉस हो, तो हम उसको कहेंगे क्लोज सिस्टम। ठीक है। तीसरा आ जाता है आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि हॉट वाटर इन थर्मोस फ्लास्क, लेकिन ये एक इमेजिनरी सिस्टम है। इसको हम कहेंगे कि ये एक इमेजिनरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है एक इमेजिनरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि पानी थर्मोस फ्लास्क में भी अगर आप रखेंगे तो हीट सराउंडिंग में एट द एंड ट्रांसफर हो ही जाती है। क्योंकि अगर आप पानी को रखते हैं थर्मोस फ्लास्क में तो वो कितनी देर, 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, इतनी देर तक गर्म रहेगा, उसके बाद वो पानी भी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इस तरह का अभी कोई सिस्टम ऐसा है नहीं जिसके हम कह सकते हैं कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो। मतलब कि इमेजिनरी है, रियल सिस्टम नहीं है इस तरह से कोई भी। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती हैं थर्मोडायनेमिक, आपके पास आ जाती हैं सिस्टम की प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में आ जाती हैं आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। कौन से? नंबर 1 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, नंबर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। नहीं समझा देते इसको लाइन बना के ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, those properties of system which are independent of the amount of substance, यानी कि वो प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बढ़ने से उनको कोई फर्क ना पड़े, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो कहलाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास इसकी आ जाएगी डेंसिटी। ठीक है, अब आपके पास इतनी सी बात समझ लो कि पानी आपके पास एक जग है और पानी आपके पास एक ग्लास है। अब एक ग्लास और एक जग के अंदर जो पानी की अमाउंट का फ़र्क है, यानी कि ग्लास में थोड़ा पानी आएगा, जग में ज़्यादा पानी आएगा, लेकिन डेंसिटी दोनों की एक जैसी होगी, क्योंकि उसमें जो पानी है उसकी डेंसिटी भी उतनी है जितनी डेंसिटी इस ग्लास में मौजूद पानी की है। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आपके पास जो आ जाती है वो आ जाती है बॉइलिंग पॉइंट।
मैं शॉर्ट फॉर्म में बीपी लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्यों, अब आप एक गिलास पानी बॉयल करो या एक जग पानी बॉयल करो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हरी अप स्टूडेंट, बताइएगा जरा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? चाहे हम एक गिलास पानी बॉयल करें या हम एक जग पानी बॉयल करें, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? एक गिलास के लिए क्या होना चाहिए और एक जग के लिए क्या होना चाहिए? दोनों केसेस में पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री रहेगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा? फ़र्क सिर्फ ये होगा कि गिलास का पानी कम है तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दी आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी कम है। तो पानी कम, क्वांटिटी कम है तो हीट जल्दी जल्दी सारे पानी को गर्म कर देगी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ एक जग पानी की, तो एक जग पानी में ज़्यादा पानी है, तो वहाँ जब हम हीट शुरू करेंगे तो क्वांटिटी वहाँ ज़्यादा है, तो क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो पानी देर से थोड़ा बॉयल होगा, लेकिन वो भी टेम्परेचर क्या होगा उसका? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरा बताने का आपको मकसद सीधी सीधी बात ये है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो अमाउंट बढ़ जाए तो उन पर फ़र्क नहीं आता, जैसे पानी की डेंसिटी थोड़ा हो या ज़्यादा हो, एक जैसी ही रहती है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट इन केस के पानी को आप बर्फ़ बना दें, आइस बना दें, तो भी पानी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तमाम चीज़ें चेंज नहीं होती, यानी कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती ये चीज़ें। अमाउंट थोड़ा हो या अमाउंट ज़्यादा हो, इस पे फ़र्क नहीं आता। इसके अलावा और क्या-क्या हो सकता है? इसके अलावा पीछे भी आप पढ़ के आ चुके हैं, विस्कोसिटी, ठीक है ना? यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड, थोड़ा पानी हो ज़्यादा पानी हो, फ्लो सेम रहेगा, ठीक है। उसके अलावा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन भी आपने पढ़ी है, तो सरफेस टेंशन भी थोड़ा पानी हो या ज़्यादा पानी हो, सरफेस टेंशन पानी की वही रहेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये वो तमाम प्रॉपर्टी हैं जो पानी की अमाउंट बढ़ने या कम होने से इन पे फ़र्क नहीं आता, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which will be changed when the amount amount of when the amount of substance change। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी अमाउंट चेंज होने के साथ साथ ये भी चेंज हो जाती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, बच्चा कहता है सर ये भूल जाते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव याद नहीं रहता। तो देखो याद करो, इंटेंसिव, और इसी तरह इसका वर्ड है इंडिपेंडेंट, जो मैंने आपको इसमें लिखवाया है, ये रहा इंडिपेंडेंट। यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है ना, सिमिलैरिटी यहाँ मिलेगी। और एक्सटेंसिव जो वर्ड है ना, ये एक्सटेंडेबल से निकला है, एक्सटेंड, एक्सटेंड यानी कि बढ़ जाना। जैसे आप कभी वर्ड सुनते होगे कि जैसे चैप्टर 5 है बेटा, चैप्टर 3 में बाद में कराऊंगा, वो असल में चैप्टर 3 और 4 थ्योरी बेस्ड है। अभी आपको न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर चल रहे हैं, तो मैं एक ही रिदम में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर करा लूँगा, फिर थ्योरी वाले चैप्टर हम आखिर में कर लेंगे। वो बेहतर रहता है, क्योंकि आप एकदम से बीच में थ्योरी वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो रिदम ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि एक्सटेंड, जैसे अभी आपने सुना जब लॉकडाउन पिछले टाइम से शुरू हुआ था, तो वो पता लगता था कि स्कूल खुलने वाले हैं और फिर उसके बाद या कॉलेज खुलने वाले हैं, उसके बाद अनाउंसमेंट आती थी कि एक्सटेंशन दे दी गई छुट्टियों के अंदर। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बढ़ जाना, चेंज हो जाना, बदल जाना, तो ये एक्सटेंसिव से निकला। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अमाउंट के साथ साथ तब्दील हो जाती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल ले लें, तो इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाएगी, सबसे पहले आसान एग्जांपल जो इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी मास। मास, भाई सीधी सी बात है, आपके पास जो है वो एक आज जैसे आजकल सर्दियों में किन्नुओं का मौसम आ जाता है,
अब आपके पास किन्नू की एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपके पास 10 किन्नू रखे हुए हैं, ठीक है। अमाउंट की बात हो रही है, अब 10 किन्नू रखे हुए हैं, ठीक है ना। उसका उसका जो मास है, क्योंकि मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक है। तो अब आप उसके अंदर 20 किन्नू कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप 20 किन्नू करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप 20 किन्नू करेंगे तो क्या होगा, 20 किन्नू करते ही अब आपके पास मास बढ़ जाएगा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ गई, मास बढ़ गया, ठीक है। या इसको इस तरह समझ लो कि आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है ना। अब आप एक जग पानी लें, तो आप जब एक गिलास पानी और एक जग पानी में फ़र्क साफ महसूस कर लेंगे, जो अमाउंट का फ़र्क है, यानी कि मास का फ़र्क क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो अगर हम अमाउंट बदलें तो मास पे फ़र्क आता है। दूसरी चीज़ आ गई वॉल्यूम। वॉल्यूम की एग्जांपल तो पानी से एग्जाम आसान कोई चीज़ है ही नहीं। अब एक ग्लास पानी और एक जग पानी, यानी कि एक जग में एक गिलास पानी आ सकता है, लेकिन एक ग्लास में एक जग पानी नहीं आ सकता, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम अमाउंट के साथ बढ़ता है, जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सही है। उसके बाद हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मास वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही होती हैं, जैसे कि हम कैलकुलेट करते रहे हैं मोल। देखो मोल मास पे बेस करता है, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो सीधी बात, अगर मास बढ़ेगा तो मोल भी बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो मोल भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो सीधी सी बात ये हुई कि मोल भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एंथैल्पी है, मास अमाउंट के साथ नहीं बढ़ता। अरे अभी मैं तो समझा रहा था, उस वक्त तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। चलो सुनो, सीधी सी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे आपके पास मास क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहते हैं, ठीक है ना। अब तुम जो है, तुम्हारे हाथ में जो है दो किताबें हैं, टाइम भी एंड पे आ गया है। ऐसे मैं करता हूँ ये हूँ कि मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन इसकी नेक्स्ट टाइम करूँगा, बिकॉज टाइम एंड पे ये किसी वक्त भी एंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एवरीवन इज क्लियर, मुझे बता दीजिए आपको प्रीवियस सारा क्लियर हो गया। टाइप ओके इफ यू ऑल आर क्लियर। हरिए बेटा। जैन मास के हवाले से जो है हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। बट यू हैव टू मेमोराइज मी द ये क्वेश्चन अगेन, ओके। ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।